अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग एंजाइम चैप्टर की दूसरी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करने वाले हैं जिस टॉपिक के हवाले से वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। यानी हम देखने वाले हैं कि एंजाइम किस तरह से बना हुआ होता है। अगर हम एंजाइम के हवाले से बात करेंगे तो जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया हुआ था कि एंजाइम जो है प्रोटीन का बना होता है और ये प्रोटीन के अंदर भी ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आ जाता है। और इन ग्लोबुलर प्रोटीन का जो शेप होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। तो ये थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन के शेप के होते हैं। मजीद बात करें तो एंजाइम कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके उनकी स्पीड को बढ़ाता है। जिन मॉलिक्यूल्स के साथ एंजाइम रिएक्शन करता है उनकी स्पीड को बढ़ाता है, उन मॉलिक्यूल्स को सबस्ट्रेट कहा जाता है। अब सबस्ट्रेट एक खास जगह पर आकर एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है। उस खास जगह को हम उसकी एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम की एक्टिव साइट वो जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट आता है और रिएक्शन करता है। अगर हम एक्टिव साइट के बारे से मजीद बात करेंगे तो एक्टिव साइट की शेप जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप की। यानी कि बिल्कुल ही अपोजिट शेप होगा एक्टिव साइट का सबस्ट्रेट के मुकाबले में। अगर सबस्ट्रेट इस तरह का है तो एक्टिव साइट की शेप इसी तरह की होगी, इसके अपोजिट, ताकि सबस्ट्रेट इसके अंदर आ सके। तो ये जो एक्टिव साइट होती है इसके अंदर चार्जेस का मामला भी होता है। इसके अंदर जो चार्जेस होती हैं वो भी सबस्ट्रेट के मुकाबले में अपोजिट होती है। यानी कि अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं तो सबस्ट्रेट के पास में इसके पॉजिटिव चार्जेस जो है मौजूद होंगी, ताकि सबस्ट्रेट इसके साथ में बाइंड हो सके। तो इस तरह से एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के मुकाबले में अपोजिट होती है ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ में जुड़ सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कि एक्टिव साइट का शेप इस तरह का कैसे बनता है और चार्जेस कैसे डेवलप होती है, तो वो अमाइनो एसिड्स की वजह से जो है चार्जेस इसके पास डेवलप होती है और इसका शेप जो है ऐसा डेवलप होता है। अमाइनो एसिड के ऊपर भी चार्जेस मौजूद होती है जो कि चार्जेस एक्टिव साइट पर भी हमें नजर आती है, और अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट होगी पर्टिकुलर वो इस शेप को बनाने में मददगार हो रही होगी। यही बात आगे बयान की जा रही है कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और एक्टिव साइट को बना रहे हैं। लाजिम बात है अमाइनो एसिड जो है बड़ी कतारें बनाकर ही एंजाइम में मौजूद होंगे। मजीद यहाँ पर बात बयान की जा रही है कि जो अमाइनो एसिड इस एक्टिव साइट पर मौजूद होते हैं वो इस तरह से कॉइल हो जाते हैं, वो इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं ताकि वो इस ग्लोबुलर सिमेट्री में आ सके। ग्लोबल सिमेट्री का मतलब है कि एंजाइम की जो ये गोल तरह की शेप है उसमें अमाइनो एसिड ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे अपने आप को फोल्ड कर देते हैं ताकि वो इस हिस्से के अंदर आ सके, इस हिस्से में वो समा सके। अब मजीद यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसके दो हिस्से होते हैं। एक को बाइंडिंग साइट कहा जाता है, दूसरे को कैटालाइटिक साइट कहा जाता है। बाइंडिंग साइट मतलब क्या है कि वो जगह जहां पर अमाइनो एसिड जो मौजूद है वो सबस्ट्रेट के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। वो जगह जहां पर अमाइनो एसिड जो है सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं उस जगह को बाइंडिंग साइट कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है, इस एंजाइम का ये वाला हिस्सा मिसाल के तौर पर सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ने का काम कर रहा है तो ये वाली जगह बाइंडिंग साइट कहलवाएगी, जबकि दूसरा हिस्सा इसका कैटालाइटिक साइट कहलवाता है। कैटालाइटिक साइट वो होती है जहां पर मौजूद अमाइनो एसिड रिएक्शन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ में। तो एक जगह वो भी होगी एक्टिव साइट पर जहां पर अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करने का काम करेंगे, कैटालाइटिक एक्टिविटी करने का काम करेंगे, उसकी स्पीड तेज करने का काम करेंगे, तो इस हिस्से को कैटालाइटिक साइट कहा जाएगा। हम लोग आमतौर पर एक्टिव साइट के लिए ही दूसरा लफ्ज कैटालाइटिक साइट का यूज करते हैं और बाइंडिंग साइट बस उस जगह को कहा जाएगा जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा। अब हम एक्टिव साइट के अलावा बकाया एंजाइम के हिस्से का जिक्र करते हैं। हमने कहा एंजाइम जो है वो मुकम्मल प्रोटीन के बने हो सकते हैं। तो वो एंजाइम बहुत ही सिंपल है जिनमें सिर्फ प्रोटीन पाया जा रहा है और कोई हिस्सा नहीं पाया जा रहा। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो सकता है। तो जिनके अंदर दो पार्ट आ गए, एक प्रोटीन का पार्ट आ गया और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट आ गया, उस एंजाइम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। हमने पहले कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जब जिक्र किए थे तो हमने कहा था कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, जिनमें कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी जुड़ा होता है। इसी तरह से एंजाइम के अंदर भी प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट अगर जुड़ा होगा तो उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहा जाएगा। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ जुड़ा होगा, इस नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए एक और लफ्ज यूज किया जाता है, वो होता है कोफैक्टर। तो हम कहेंगे एंजाइम जो है, जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, उसके अंदर एक एंजाइम का पार्ट है और दूसरा पार्ट उसके साथ कोफैक्टर का जुड़ा हुआ हो सकता है। कोफैक्टर जो है सबस्ट्रेट को जोड़ने का काम करते हैं और दूसरा कोफैक्टर का काम एंजाइम की स्पीड को तेज करने का भी होता है। अब ये जो कोफैक्टर है जो नॉन प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन का मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन के अलावा बाकी कोई चीज हो सकती है। अब या तो ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के हवाले से तो उसमें मेटेलिक आयंस आ जाते हैं, जैसे मैंगनीज हो गया।
तो ये हमारे पास हो गए इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। और ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं ये डिटेचेबल होते हैं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर एंजाइम के साथ जुड़े हुए नहीं होते और ये एंजाइम की स्पीड को तेज बढ़ाते हैं, इसीलिए इनको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। डिटेचेबल होने का ये भी मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ तब एंजाइम के साथ जुड़ते हैं जब सबस्ट्रेट आकर के जुड़ता है। सबस्ट्रेट चला जाएगा तो एक्टिवेटर्स भी चले जाएंगे, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी चले जाएंगे। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के हवाले से, हमने कहा कोफैक्टर एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट एक ऑर्गेनिक हो गया और एक इनऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक के अंदर मेटेलिक आयंस आ गए, ऑर्गेनिक जिनके अंदर कार्बन मौजूद होगा। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की फिर दो किस्में मजीद आ जाती हैं, एक को कोएंजाइम कहा जाता है और दूसरे को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट नजर आ रहा है, उस चार्ट के अंदर बयान किया जा रहा है होलो एंजाइम के हवाले से। जो मुकम्मल एंजाइम जिसके अंदर कोफैक्टर भी मौजूद हो और बकाया एंजाइम वाला हिस्सा भी मौजूद हो, उसे होलो एंजाइम कहा जाता है। अब ये जो होलो एंजाइम होगा ये एक्टिवेटेड होता है, यानी ये काम कर रहा होता है। जो एंजाइम है जिसके पास कोफैक्टर मौजूद है, अगर कोफैक्टर उसके साथ जुड़ा नहीं हुआ तो ये एंजाइम जो है इनएक्टिवेटेड होता है। तो एपो एंजाइम कोफैक्टर के बगैर इनएक्टिवेट होता है, जब कोफैक्टर आकर इसके साथ जुड़ता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इसे हम होलो एंजाइम कह रहे होते हैं। एपो एंजाइम क्या है? कोफैक्टर के अलावा बाकी जो एंजाइम का पूरा हिस्सा है वो है एपो एंजाइम। अगर हम बात करेंगे मिसाल के तौर पर ये एक पूरा एंजाइम है, तो ये पूरा एंजाइम एपो एंजाइम है, लेकिन इसके साथ जो पार्ट दूसरा जुड़ा हुआ होगा वो कोफैक्टर भी जुड़ा होगा। जब कोफैक्टर जुड़ा हुआ है तब इसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। अब ये कोफैक्टर दो तरह का होगा, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी हो सकता है। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर है फिर इसकी दो किस्में आ जाएंगी, एक को कोएंजाइम कहा जाएगा और दूसरी किस्म जो इसके साथ होगी वो होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो दो तरह का ऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के हवाले से, जिनको हमने कोएंजाइम्स कहा हुआ है, ये कोएंजाइम जो होते हैं ये विटामिन में से हासिल होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर नाम लिखा हुआ NAD और FAD। ये NAD और FAD जो है दोनों ही विटामिन में से हासिल हुए हैं। NAD विटामिन B3 से हासिल होता है जबकि FAD विटामिन B2 से हासिल होता है। ये विटामिन बी की किस्मों में से हासिल हो रहे हैं। और NAD और FAD का आपको मालूम है कि ये डाइन्यूक्लियोटाइड की किस्में आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये डाइन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम के तौर पर काम कर रहे हैं। और मजीद कोएंजाइम के हवाले से लिखा हुआ है कि ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की तरह होते हैं, मतलब कि सिर्फ तब एंजाइम के साथ जुड़ते हैं जब सबस्ट्रेट जुड़ रहा होता है, वरना ये डिटेचेबल होते हैं, ये सबस्ट्रेट के बाद ही चले भी जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर के अंदर जो कि है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में फर्क ये है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंट पार्ट होता है एंजाइम का और ये नॉन डिटेचेबल होता है, ये कोवेलेंटली बाउंडेड होता है, तो ये एंजाइम से अलग नहीं होता, ये डिटेच नहीं होता। इस लाइन के अंदर इन्होंने गलती की हुई है और बताया हुआ है कि क्लोरोफिल के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे पोरफिरिन कह रहे हैं, जो मैग्नीशियम वाला होता है, उसे इन्होंने प्रोस्थेटिक ग्रुप का काउंट किया हुआ है। दरअसल क्लोरोफिल एक अलग मॉलिक्यूल है जो कि लिपिड्स के अंदर आ जाता है, पोरफिरिन भी एक अलग मॉलिक्यूल है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल में नहीं काउंट होंगे। जबकि अगर हम बात करेंगे तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये दरअसल प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होता है, एंजाइम भी प्रोटीन है तो यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जाम्पल का जिक्र करेंगे तो हेमोग्लोबिन के अंदर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है जो कि हीम ग्रुप होता है। हीम ग्रुप जो है वो आयरन वाला होता है जो कि प्रोटीन के साथ में यानी कि हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा होता है। आगे मजीद बात बयान की जा रही है कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होगा जिसके अंदर कोफैक्टर मौजूद नहीं होगा उसे एपो एंजाइम कहा जाएगा और ये एपो एंजाइम सेपरेटली काम नहीं कर सकता, ये इनएक्टिवेट होता है। और जब इसके पास कोफैक्टर आ जाएगा और पॉलीपेप्टाइड की चेन आ जाएगी यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट आ जाएगा तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग होलो एंजाइम कह रहे होंगे। तो पॉलीपेप्टाइड की बड़ी सी चेन यानी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल और कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट, ये जब जुड़ेंगे और एक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद होंगे उन्हें होलो एंजाइम कहा जाएगा। अब इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने एक अलग ही एग्जाम्पल बयान कर दी है। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि इन्होंने कोई एपो एंजाइम बयान करना था और बयान करना था कि किस तरह से वो कोफैक्टर के बगैर काम कर रहा है। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है पेप्सिन की, जो कि प्योरली प्रोटीन का बना होता है, इसके अंदर कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होता। खैर अगर हम पेप्सिन के हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पेप्सिन जो है स्टमक के अंदर रिलीज होता है और स्टमक के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जिसे पेप्सिनोजिन कहा जाता है। तो स्टमक की वॉल जो है यानी कि जहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद है, स्टमक के सेल्स मौजूद हैं, वो इस पेप्सिन को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पेप्सिन शुरू में पेप्सिनोजिन के तौर पर रिलीज होगा। पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी कि इसके अंदर
एक्टिव साइट इसकी ब्लॉक हुई पड़ी होती है। एक्टिव साइट ब्लॉक होने की वजह क्या है कि जिस जगह पर एक्टिव साइट मिसाल मौजूद है वहां पर एक एक्स्ट्रा पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है, एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड की कतार मौजूद है। होगा क्या कि जब स्टमक के अंदर ये HCl रिलीज होगा और पेप्सिनोजिन जब इस HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो इसकी जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि एक्स्ट्रा इसका अमाइनो एसिड वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, एक्टिव साइट फ्री हो जाएगी और ये पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।